Hello everybody, welcome to the channel सरल सीखो। I hope you all are doing absolutely great and fine। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। आई होप अभी अभी सोशल साइंस की एनसीईआरटी की बुक्स आई हैं, तो अभी थोड़ा परचेज करने में आपको थोड़ा सा इशू आएगा, बट लेटर ऑन जैसे ही थोड़े दिन हो जाएंगे आप लोगों को सबको अवेलेबल हो जाएगी। अभी जब तक के लिए आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है, आप सॉफ्ट कॉपी से अपना काम चला लीजिए। और अभी वैसे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपको रीडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तब आप सॉफ्ट कॉपी यूज़ कर लीजिएगा। तो हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, थोड़ा सा फैक्चुअल चैप्टर है और हम धीरे धीरे इसके कॉन्सेप्ट समझते चलेंगे और इसे चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द चैप्टर। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू लुक अप इन द स्काई यू माइट सी द फ्लोटिंग क्लाउड्स, द सनशाइन एंड फील ब्रीज एज वेल। जब भी आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखो, यहाँ पे जो चैप्टर है उसमें ये जो स्टार्टिंग की लाइंस है, थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए कि चैप्टर है किस बारे में। तो जब भी आप लोग ऊपर स्काई में देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? क्लाउड्स दिखते हैं और सनशाइन दिखती होगी और फील होता होगा ब्रीज यानी कि हवा। तो आपको ये कुछ चीजें फील होती होंगी जब भी आप स्काई में देखते हैं। अब देखो, ऑल दीज आर अ रिजल्ट ऑफ ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये सब क्या बोल रहे हैं? देखो, हमारे चैप्टर का नाम ही है एटमॉस्फेयर, तो पहले हम एटमॉस्फेयर को समझेंगे, उसकी सारी डिटेल समझेंगे, उसके बाद हम क्लाइमेट पे जाएंगे। तो एटमॉस्फेयर देखो, यहाँ पे क्या बोला है कि जब भी हम स्काई में देखते हैं हमें इतनी सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो हमारी जो अर्थ है वो एक ब्लैंकेट से सराउंड है। बेसिकली हमारी ये अर्थ है ना, अब इसके चारों तरफ एक ब्लैंकेट है, एक ब्लैंकेट ने कवर कर रखा है इस पूरी अर्थ को, जिसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। इसे हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, इट इज पुल्ड डाउन अराउंड बाय द ग्रेविटी। ठीक है, और एटमॉस्फेयर हमें भी फील होता है, क्योंकि उसको कौन खींचता है नीचे? ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स से उस एटमॉस्फेयर को नीचे खींचा जाता है। तो आपको ये समझ आया, हमारी जो अर्थ है उसके चारों तरफ एक ब्लैंकेट लाइक चीज है, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। अभी हम समझेंगे कि उससे हमारी लाइफ में या अर्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पर हम ये समझते हैं कि एक ब्लैंकेट है जिसने अर्थ को कवर कर रखा है, उसका नाम है एटमॉस्फेयर, और उसको कोई नीचे खींच रहा है, वो कौन है? अर्थ की ग्रेविटी। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, अब देखते हैं हमारी लाइफ में और जो अर्थ है उसमें एटमॉस्फेयर का क्या सिग्निफिकेंस है या क्या इंपॉर्टेंस है। द एटमॉस्फेयर शील्ड्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन कमिंग फ्रॉम सन इंक्लूडिंग द अल्ट्रावायलेट रेज। ध्यान से सुनिएगा, ये जो इम्पोर्टेंस है ना, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये आपके क्वेश्चन जो एग्जाम है उसमें भी आ सकता है कि आप बताइए इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेयर की सिग्निफिकेंस क्या है, कुछ भी करके क्वेश्चन आ जाएगा। तो उसमें आपको याद से ये लिखना है कि सबसे पहले क्या बोला है? द एटमॉस्फेयर शील्ड अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन कमिंग फ्रॉम सन। देखो, एटमॉस्फेयर क्या होता है, अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि वो ब्लैंकेट है जिसने कवर कर रखा है अर्थ को। अब वो एटमॉस्फेयर हमारी कैसे हेल्प करता है? एटमॉस्फेयर जो है वो हमें बचाता है हार्मफुल रेडिएशंस, जो किसके कहाँ से निकलती हैं? जो सन से निकलती है। और उन रेडिएशंस का नाम क्या है? यूवी रेज, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज। आप सबने सुना होगा अभी कि ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन, स्मोक, ये सब। तो इससे क्या होता है ना, हम जितना ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं उसकी वजह से, अभी हम समझेंगे। वैसे देखो, थोड़ा सा हम आइडिया देते हैं आपको कि जो हमारी अर्थ है उसमें एटमॉस्फेयर में कुछ लेयर्स होती हैं जिनमें अल्ट्रावायलेट रेज को फाइट करने के लिए, अल्ट्रावायलेट रेज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए कुछ चीजें होती हैं। अब जैसे हमारे लिए अल्ट्रावायलेट रेज हार्मफुल है, तो उस हार्मफुल चीज को फाइट करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसी चीज है, ठीक है, जिससे वो फाइट कर पाती है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है उनसे प्रोटेक्ट कर पाती है। तो एटमॉस्फेयर क्या है? वो एटमॉस्फेयर हमें प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेज से, क्योंकि वो एक ब्लैंकेट है। तो हम तक पहुंचने के लिए उससे पहले एटमॉस्फेयर का सामना करना पड़ता है, उन रेडिएशंस को एटमॉस्फेयर का सामना करना पड़ता है जो सन से आ रही हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ना, जैसे ये अर्थ है, अर्थ
के चारों तरफ ब्लैंकेट है और यहाँ पे है सन। तो सन से जो रेज आएंगी पहले उस ब्लैंकेट पे टकराएंगी, देन हमारे तक पहुंचेंगी। तो उस ब्लैंकेट, वही जो ब्लैंकेट है वो क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर हमें जो अर्थ की, वो सन की अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, जो इवन पूरी बॉडी को पेनिट्रेट करने की पावर रखती हैं, जिससे कैंसर होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, उससे हमें बचाता है। ठीक है, समझ आया। अच्छा, सेकेंड चीज देखो, सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, इट रेगुलेट्स द अर्थ्स टेम्परेचर बाय ट्रैपिंग सम ऑफ द सन्स एनर्जी। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो क्या करता है, याद रखना हमेशा, सन की जब भी बात होगी तो ब्लैंकेट पहले उसके कांटेक्ट में आएगा, उसके बाद अर्थ आएगी। तो हमेशा जो एटमॉस्फेयर है वो सन की जो एनर्जी है उसको ट्रैप करके रखता है थोड़ा सा, यानी कि पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है, ताकि अर्थ का टेम्परेचर रेगुलेट करने में काम आए। अगर अर्थ की सारी एनर्जी, सारी की सारी हीट सन की जो है वो अर्थ पे आ जाएगी, तो हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इरेगुलेट होने लगेगा। ठीक है, तो हमें उससे बचाता है एटमॉस्फेयर। इट प्रिवेंट्स फ्रॉम एस्केपिंग बैक इनटू स्पेस। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा एनर्जी अर्थ के पास आ जाएगी सन की, तो वी नेवर नो कि सन जो है वो वापस से हमें, मतलब जो सन है वो अर्थ को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा सकता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा नुकसान ऑब्वियसली हो सकते हैं। तो हमें कौन प्रिवेंट करता है उससे, एटमॉस्फेयर। अच्छा, आप देखो थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इन वेरियस प्रोपोर्शंस। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होता है, और ये सारी गैसेस हमारी लाइफ के लिए, हमारी जो सर्वाइवल है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है गैसेस इन वेरियस प्रोपोर्शन, अलग अलग प्रोपोर्शन में, अलग अलग क्वांटिटी में जो गैसेस है उनका मिक्सचर एटमॉस्फेयर में होता है, और वो सारी गैसेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, बेसिकली बहुत ज़्यादा असेंशियल होती हैं हमारे सर्वाइवल के लिए। ठीक है, एंड द फोर्थ पॉइंट इज एटमॉस्फेयर इज अ की कॉम्पोनेंट ऑफ द अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट। एटमॉस्फेयर जो है ना वो अर्थ के वेदर और क्लाइमेट का की कॉम्पोनेंट है, यानी कि अर्थ का वेदर और क्लाइमेट रेगुलेट करने में जो एटमॉस्फेयर है उसका बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल है। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर सच एज, अब वो देखो कैसे अर्थ वेदर और क्लाइमेट को की कंपोनेंट है, क्योंकि वो इन फैक्टर्स पे काम करता है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, एयर हो गई, या एयर प्रेशर हो गया। तो इन सब पे जो है एटमॉस्फेयर वो है काम करता है, ताकि अर्थ का जो वेदर और क्लाइमेट है वो बैलेंस्ड रहे, रेगुलेट रहे। तो ये सारी चीजें वो थी, ये सारे पॉइंट्स वो थे कि क्यों एटमॉस्फेयर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप एक बार फटाफट से देखो, क्योंकि वो यूवी रेडिएशन से बचाता है, अर्थ की जो सन की एनर्जी है उससे प्रोटेक्ट करता है, जो अर्थ का जो टेम्परेचर है उसे रेगुलेट करता है, बहुत सारे गैसेस उसमें हैं जो हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं, और जो वेदर और क्लाइमेट को भी बैलेंस रखता है। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप अपने आंसर में मेंशन करेंगे तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंस ही क्या है हमारी लाइफ में या अर्थ में। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये 4 पॉइंट्स है, आप एक बार दोबारा से रीड कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। यहाँ पे 2 चीजें हम पढ़ने वाले हैं कि एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन कैसा है और एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है। कॉम्पोजिशन यानी कि वो किन किन चीजों से मिलके बना है, और स्ट्रक्चर यानी कि वो कैसा दिखता है। ये 2 चीजें आपको क्लियर हो गई। अब सबसे पहले पढ़ो कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन यानी कि एटमॉस्फेयर किन किन चीजों से मिलके बना है। तो देखो, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत सारी गैसेस से मिलके बना है, ये अभी हमने पढ़ा। तो उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेस आती हैं, वो है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन आप सब लोग जानते होंगे ना, ऑक्सीजन तो ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ करते हैं, राइट, एयर में जो होती है। तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैस पाई जाती है वो फर्स्ट है नाइट्रोजन एंड देन ऑक्सीजन है। अच्छा, फर्स्ट चीज़ तो ये हो गई कि ये एटमॉस्फेयर में पाई जाता है। सेकंड कॉम्पोजिशन क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड और भी गैसेज हैं, वो कौन कौन सी है, देखो ये होता है प्लस ये होता है,
कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ओजोन एंड हाइड्रोजन। देखो ये सारी कुछ गैसेस ऐसी होंगी जो आपने नाम सुने होंगे, कुछ ऐसी होंगी जो आपने नाम नहीं सुने होंगे, बट ऑल ये सारी की सारी गैसेस हैं, ठीक है। जिसमें से आपने कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली बात से सुना होगा, हाइड्रोजन आप जानते होंगे। अब ओजोन, यहाँ पे अगर आप नहीं जानते होंगे तो ओजोन के बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे, तब आपको पता चल जाएगा। तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ये बहुत ज्यादा अमाउंट में पाई जाती हैं। उनके अलावा कुछ अमाउंट में ये गैसेस पाई जाती हैं। और इनके अलावा क्या पाया जाता है, एटमॉस्फेयर ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ वाटर वेपर एंड टाइनी डस्ट पार्टिकल्स। एटमॉस्फेयर में इन गैसेस के अलावा और क्या भी होता है, वाटर वेपर्स भी होते हैं और टाइनी डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट है कि थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पे क्या फैक्ट है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर वेरीज बट इट जनरली रेंजेस फ्रॉम 0.1% टू 0.4%। ठीक है, वाटर वेपर का जो अमाउंट है, वाटर एंड वाटर वेपर्स में बहुत डिफरेंस होता है, होप ये आप सब लोग जानते होंगे। तो जो वाटर वेपर का अमाउंट है एटमॉस्फेयर में वो 0.1% से लेकर 0.4% तक है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसका रोल है क्लाउड फॉर्मेशन एंड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, ये आप बात ध्यान रखना कि देखो हमें क्लाउड फॉर्मेशन और प्रेसिपिटेशन के लिए जो वाटर वेपर्स की जरूरत होती है वो भी किस में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो ये भी आप पॉइंट नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर में, कि जो वाटर वेपर्स जो 0.1 से लेके 0.4% हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, उनका रोल क्या है, वो प्रेसिपिटेशन और क्लाउड फॉर्मेशन में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, समझ में आई, मतलब क्लाउड फॉर्मेशन में उनका बहुत ज्यादा वाइटल रोल हमें देखने को मिलता है। किसका, वाटर वेपर्स का, जो कि 0.1 टू 0.4% हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अभी तो हमने देखा ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, देन उसके बाद स्लाइटली फिर थोड़े से कम ये और थोड़े से और ज्यादा कम ये। हम थोड़ा सा एकदम स्टैटिस्टिकल डेटा देख लेते हैं कि कितना कौन कौन कॉम्पोजिशन है, मतलब किसकी। तो देखो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन की कॉम्पोजिशन है वो 21% है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा है वो क्या है, नाइट्रोजन, 78% क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन है। ये पूरे एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, तो ये ऑक्सीजन है, देन ये नाइट्रोजन है। उसके बाद जो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंट कॉम्पोजिशन है 0.04। ये कितना कम है आप देख सकते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड की है विच इज CO2। एंड आर्गन की है हमारे पास 0.93। आर्गन की कितनी है, 0.93। ये एक सारी कॉम्पोजिशन है। और अदर्स में है हमारे पास 0.03, यानी कि ये सारी गैसेस जैसे क्रिप्टॉन, जिनॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये वाटर वेपर्स और टाइनी डस्ट पार्टिकल, इन सबको मिला के कितना हो गया, 0.03। ये सारे हो गए अदर्स जो चीजें हैं एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट। और इन सब का जब हम टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 100% आ जाएगा। तो ये आपको एक बार थोड़ा सा आप इसके नंबर्स याद रख लीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यू में भी आ सकता है कि बताओ जो नाइट्रोजन है वो कितना परसेंटेज है प्रेजेंट किसमें, एटमॉस्फेयर में। तो 78 है, विद देन 21 है, ये 0.4 है, 0.93 है, एंड अदर्स में अपन 0.03% है। समझ आ गया? ओके, आगे हम बढ़ते हैं। हमने कॉम्पोजिशन देख लिया कि कौन कितना और कितने परसेंटेज में है। हमने देख लिया कि इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं और कितना कितना परसेंटेज ऑक्यूपाई कर रखा है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो दिखता कैसे है, एग्जैक्टली वो है कैसा, उसके फीचर्स क्या। बेसिकली जैसे हम देखते हैं ना स्ट्रक्चर, यानी कि हमारी बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसके पार्ट्स, तो वही हम एटमॉस्फेयर में समझेंगे। द एटमॉस्फेयर हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। लेयर यानी कि 1 2 3 ऐसे लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर है एटमॉस्फेयर का। दीज लेयर आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस इन टेम्परेचर एंड डेंसिटी विद इंक्रीजिंग इन ऑल्टीट्यूड। देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो लेयर्स बनाई गई हैं, यानी कि ये जो डिफ्रेंशिएट करा है अलग अलग लेयर्स में, ये किस बेसिस पे करा है, एक तो हर लेयर में चेंज हो रहा होगा टेम्परेचर का, उस बेसिस पे। और जो डेंसिटी है वो बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी एल्टीट्यूड के बढ़ने पर। एल्टीट्यूड यानी कि हाइट होता है, जितना हम ऊपर जाते जाएंगे, यानी कि अर्थ से ऊपर जाते जाएंगे, बेसिकली ग्राउंड से ऊपर जाते जाएंगे, तो उतना हमारी जो एटमॉस्फेयर की लेयर है वो भी बढ़ती जाएगी। और उसके साथ साथ यानी कि ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा है, ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट बढ़ रही है हमारी,
तो हाइट बढ़ती है जब, तो जो एटमॉस्फेयर होता है उसके टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, और उन चेंजेस के बेसिस पे हमने ये लेयर्स को बनाया है। द डेंसिटी ऑफ एयर इज द हाईएस्ट नियर द अर्थ सरफेस, ठीक है। एयर की जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है अर्थ सरफेस पे, ठीक है। एंड 40 डिग्रीज इज विद ऑल्टीट्यूड, ठीक है। मेजर लेयर्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस टू आउटर स्पेस आर इलस्ट्रेटेड बिलो। अभी हम देखेंगे क्या इलस्ट्रेशन है, क्या फिगर है, वो सब देखेंगे हम। हमने बस ये देखना है स्ट्रक्चर में क्या देखना है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है वो लेयर्स में डिवाइडेड है, और वो लेयर्स किन बेसिस पे डिवाइडेड है, ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू द ऑल्टीट्यूड, के हम हाइट के बेसिस पे देखते हैं कि कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और उस बेसिस पे हम एटमॉस्फेयर की लेयर को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखो, अब आपकी बुक में जो है एटमॉस्फेयर की लेयर्स बहुत ऐसे दे रखी है, जैसे पहले एक लेयर दी, फिर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, देन दूसरी लेयर दी, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन। अब आपको बुक से रीड करना है, ये तो एसेंशियल है, मतलब ये तो नेसेसरी है। पर अभी हमने जो यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक टेबल फॉर्मेशन कर, टेबल की फॉर्म में आप लाए हैं, ताकि टेबल की फॉर्म में अगर आप चीज़ों को कंपेयर करेंगे, 2 से 3 लेयर्स को कंपेयर करेंगे, तो आपको और ज़्यादा उसके फीचर्स याद रह जाएंगे। तो अभी हम टेबल से समझते हैं, और पूरा का पूरा जो भी उस बुक में दिया गया है आपकी, वो सारा हमने टेबल की फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे हमारे सबसे पहले ये टॉपिक्स देख लीजिए, हम लेयर्स पढ़ रहे हैं एटमॉस्फेयर की। सबसे पहले इस कॉलम में हमारी लेयर्स हो जाएंगी, उसके बाद हो जाएगा हाइट रेंज, मतलब कि कितनी कितनी हाइट तक वो लेयर फैली हुई है। उसके बाद हो जाएगा क्या टेम्परेचर में चेंज होता है, फिर कुछ फीचर्स, कुछ फैक्ट्स और कुछ और फैक्ट्स। बेसिकली किसी में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स थे, किसी में नहीं थे। तो हमें ये बात ध्यान रखनी कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो कुछ ऐसा दिखता है। देखो 5 लेयर्स में डिवाइडेड होता है, और उन 5 लेयर्स में हर एक, मतलब जैसे ये हमने लेयर बनाई तो इसकी हाइट इतनी है, फिर ये लेयर में इसकी हाइट इतनी है, तो हम हर लेयर की हाइट देखेंगे और उनके कुछ फैक्ट्स देखेंगे, उनके कुछ फीचर्स देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे कुछ मतलब जो 5 लेयर्स हैं वो मेंशन है। सबसे पहले एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो सबसे नीचे, अच्छा हम ये बात कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे जो लिखा है, तो जो जैसे अर्थ है तो उसमें जो सबसे नीचे, मतलब लोएस्ट एयर जो लेयर होगी जिसमें हम लोग रहते हैं, उसकी बात करेंगे हम। तो सबसे नीचे जो होती है, फिर नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम, तो हम सबसे नीचे होती है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर की हाइट जो होती है वो 0 किलोमीटर से लेके मतलब 12 किलोमीटर तक की उसकी हाइट होती है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं वो ठंडी होती जाती है, यानी कि ऑल्टीट्यूड के साथ जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं कि ऑल्टीट्यूड अगर बढ़ रहा है, ठीक है, ऑल्टीट्यूड अगर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है। ये आपको बात समझ में, गेट्स कोल्डर अपवर्ड, यानी कि जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे ठंडा होने लगेगा। अच्छा, वेदर एंड ऑल क्लाउड्स। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, वेदर और क्लाउड्स का होता है फिनोमेना, क्योंकि जितने भी ज्यादा, मतलब क्लाउड फॉर्मेशन भी यही होता है, वेदर के जितने भी फिनोमेना होते हैं, बारिश, आंधी तूफान, स्टॉर्म, रेन स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, सारे वेदर फिनोमेना हमें यही इस लेयर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा होता है, इसलिए हमें ये सारी जो वेदर फिनोमेना है वो देखने को मिलते हैं इस लेयर में, ट्रोपोस्फेयर में। सेकेंड फैक्ट जो है, फर्स्ट फैक्ट जो है हमारा, वो क्या है, हम इस लेयर में रहते हैं, ट्रोपोस्फेयर में हम रह रहे होते हैं। बेसिकली एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं, पर एटमॉस्फेयर का जो लेयर ट्रोपोस्फेयर है उसमें हम बेसिकली रहते हैं। ठीक है, अनदर थिंग इज ट्रोपोस्फेयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर बाय अ ट्रांजिशन जोन नोन एज ट्रोपोपॉज। इसका क्या मतलब है कि हमने ये ट्रोपोस्फेयर पढ़ा, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो हमारा आता है स्ट्रेटोस्फेयर। अब ये जो जैसे ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है और स्ट्रेटोस्फेयर चालू होता है, तो उसको हमने एक जोन दे दिया, ट्रांजिशन जोन, यानी ट्रांजिशन मतलब कोई चेंज हो रहा है, तो ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर बदल रहा है, जो चेंज हो रहा है उसको, उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ट्रोपोपॉज। यानी कि ट्रोपोपॉज का मतलब है, पॉज का मतलब रुकना, और क्या रुक रहा है, ट्रोपोस्फेयर रुक रहा है, तो इसलिए हमने उसको नाम दे दिया ट्रोपोपॉज। अच्छा, ये लेयर आपको समझ में आई। सेकेंड लेयर की बात करते हैं, वो है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जैसे ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है 12 पे, तो 12 से 50 तक वो एक्सटेंड करती है। ये इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर भी बढ़ता है,
जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड यानी कि हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। यहाँ पे आता है ओजोन लेयर का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट आता है? ओजोन लेयर का कॉन्सेप्ट आता है। एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं हम, तब समझाते हैं आपको। देखो हमारी जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें होती है ओजोन लेयर। अब देखो हमने आप ये एक चीज हम थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं। यहाँ पे है आपका सन, ठीक है, और ये है अर्थ। और अर्थ में लेट सपोज यहाँ पे हमने ऐसे एटमॉस्फेयर के लेयर्स दे दिए हैं और यहाँ पे है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। अब सन से आती है यूवी रेडिएशंस, यूवी की फुल फॉर्म अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं क्योंकि ये कैंसर कॉजिंग रेज होती हैं और ये पूरी की पूरी बॉडी को पेनिट्रेट करने की पावर रखती हैं। अच्छा, तो जैसे ही अर्थ पे अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, यहाँ पे हमारा बहुत सारी पहले तो लेयर्स को चीरते हुए जब वो अल्ट्रावायलेट रेज स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचती हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में कौन बैठा होता है? ओजोन बैठा होता है। ओजोन यानी कि ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तब एक ओजोन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ओजोन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब पूरी की पूरी एक लेयर बिछी होती है ओजोन की स्ट्रेटोस्फेयर में। अब ये ओजोन क्या करती है? ये ओजोन लेयर जो होती है ये अल्ट्रावायलेट रेस को आने से रोकती है। ओजोन क्या करती है? अल्ट्रावायलेट रेस को आने से रोकती है, ठीक है। इतना समझ में आया? अब हम बात करते हैं कि हमारे जो हम बहुत सुन रहे होंगे ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये वो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह वगैरह सब। तो अब हम देखते हैं इसका क्या मतलब होता है। जो हम स्मोक मतलब जो गाड़ियों में से स्मोक निकलता है, जितना भी पोल्यूशन होता है, धुआं वगैरह, ये सब इसकी वजह से जो क्या होता है, ओजोन जो लेयर है, मान लो वो पहले इतनी थी, क्योंकि हम इतना रैपिडली जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं और इतना रैपिडली मतलब गाड़ियां वगैरह सब इतना इतना चलती हैं, स्पेशली इन सिटीज, वो जो ओजोन लेयर है वो इतनी मोटी होती थी, अब वो इतनी कम हो गई है क्योंकि ओजोन लेयर स्मोक की वजह से उसका जो डिप्लीशन है होता जाता है, यानी कि वो कम होती जाती है, जिसकी वजह से अगर ये कम हुई तो यूवी रेस को रोकने वाला कोई नहीं होगा, और यूवी रेस को रोकने वाला कोई नहीं होगा तो ये हमारे लिए हार्मफुल है। तो ये समझ में आया आपको? ये थोड़ा सा हमने अलग कॉन्सेप्ट जाके बताया है क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन ये वो, पर किसी को पता भी नहीं होता ओजोन लेयर होता क्या है, डिप्लीशन नहीं पता होता और डिप्लीशन से हमें क्या नुकसान है। तो अब ये आपको पता चल गई कि ओजोन लेयर होती कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। कहाँ होती है ओजोन लेयर? स्ट्रेटोस्फेयर में। यहाँ पे फर्स्ट फैक्ट जो है वो क्या है? जेट्स फ्लाई हियर, यानी कि जो एयरप्लेन्स हैं, जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, वो इस लेयर में फ्लाई होते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्लाउड्स नहीं होते हैं, मतलब मोस्ट प्रोबेबली कोई भी क्लाउड्स नहीं होते हैं। जब आपने वीडियोस देखी होंगी, आप लोगों ने देखा होगा कि एयरप्लेन में से भी क्लाउड्स दिखते हैं, तो वो बेसिकली थोड़ा सा नीचे हो जाता है ना एयरप्लेन, तब की बात होती है। अगर बहुत ज्यादा मतलब जैसे बहुत ज्यादा ही ट्रैवल करना है, लैंड वगैरह नहीं करना है, ठीक है, तो तब एरोप्लेन स्ट्रेटोस्फेयर में ही फ्लाई करता है। अच्छा, यहाँ पे क्या है? स्ट्रेटोपॉज मार्क्स द बाउंड्री बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर। यहाँ पे भी सेम बात है, जैसे कि हमने ट्रोपोस्फेयर पढ़ा, उसके बाद हमने स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ा, अब हम मेसोस्फेयर पढ़ेंगे। तो जैसे ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है, स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होता है, उसे हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज, और जैसे ही स्ट्रेटोस्फेयर खत्म हुआ, मेसोस्फेयर शुरू हुआ, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज। पॉज यानी रुकना, और कौन रुका है? स्ट्रेटोपॉज, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर रुका है, स्ट्रेटोस्फेयर रुका है। अब मेसोस्फेयर देखते हैं। मेसोस्फेयर इज द थर्ड लेयर जो कि 50 से 80 किलोमीटर तक स्ट्रेच्ड है। ये भी सेम ट्रोपोस्फेयर की जगह ऊपर जाते जाएंगे तो इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे जो मेन फीचर है वो क्या होते हैं? जितने भी मीटियोरॉइड्स होते हैं जो सोलर सिस्टम या जो स्पेस से आते हैं हमारी अर्थ पे, वो सारे इस लेयर में आते हैं। मीटियोरॉइड्स आप सब जानते होंगे, इसको ही हम बोलते हैं मीटियोर बर्न्स, यानी कि यहाँ पे ही जो जितने भी मीटियोरॉइड्स हैं वो आके फटते हैं या जो भी होता है जलते हैं, व्हाटएवर। तो ये आप बात याद रखेंगे, मेन फीचर। सेकेंड फैक्ट है इसका कि ये बहुत ज्यादा कोल्डेस्ट लेयर होती है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा कोल्डेस्ट लेयर होती है और इसमें मीटियोरॉइड्स आते हैं और
50 to 80 किलोमीटर का इसका स्ट्रेच है। अच्छा, आगे हम फोर्थ लेयर देखते हैं विच इज थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर 80 से 700 के बीच में होती है और ये बहुत ज्यादा मतलब जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे ये गर्म होती जाएगी, सेम एज स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, इसका हम ऐसे कर देते हैं और ये इसकी तरह है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जैसे ऊपर जाते जाएंगे ऑल्टीट्यूड हाई होगा वैसे ही टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। गैस मॉलिक्यूल इन दिस लेयर एब्जॉर्ब एक्स रेज। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखना है। जो सन है उसमें अल्ट्रावायलेट रेज के अलावा और एक्स रेज भी आती हैं। ठीक है, तो वो जो थर्मोस्फेयर है वो एक्स रेज को एब्जॉर्ब करता है एंड शॉर्ट वेव अल्ट्रावायलेट। और जितनी भी शॉर्ट वेव अल्ट्रावायलेट यानी कि जो शॉर्ट वेव अल्ट्रावायलेट यानी कि जो स्ट्रेटोस्फेयर तक नहीं आ पाई, जो छोटी वेव रह गई अल्ट्रावायलेट की भी, उन्हें भी एब्जॉर्ब करता है। सन से जो रेडिएशन आती है अल्ट्रावायलेट और एक्स रेज, उन्हें थर्मोस्फेयर एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मोस्फेयर क्योंकि इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो इसका एक और फीचर है कि ये रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। रेडियो ट्रांसमिशन यानी कि जो हम रेडियो यूज करते हैं, अब तो बहुत कम यूज होता है, और जितने भी एंटीना वाली चीजें होती हैं, डिश और रेडियो, ठीक है, और जितना भी जो भी एंटीना वाली चीजें होती हैं जिसमें रेडियो ट्रांसमिशन हो रहा है बेसिकली, उसमें थर्मोस्फेयर की क्या हेल्प होती है कि जो थर्मोस्फेयर होता है वो रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स को करता है टुवर्ड्स द अर्थ। जो थर्मोस्फेयर होता है ना वो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देता है अर्थ की तरफ ही। तो रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होती है, इसका मतलब रेडियो ट्रांसमिशन हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट था कि रेडियो वेव्स को थर्मोस्फेयर रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, और आइनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ थर्मोस्फेयर। आइनोस्फेयर थर्मोस्फेयर का ही पार्ट है। ठीक है, अभी हम समझाएंगे आइनोस्फेयर होता क्या है। अच्छा, एग्जॉस्फेयर अबव 700 किलोमीटर एक्सट्रीमली थिन एयर। ठीक है, एग्जॉस्फेयर क्या होता है? 700 किलोमीटर की जो ऊपर वाला हिस्सा है वो एग्जॉस्फेयर का होता है। ये बहुत ज्यादा पतली लेयर होती है इसकी। इसमें जो गैसेज जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन, वो फ्लोट करती हैं यानी कि तैरती हैं, क्योंकि वहां ऊपर जाते जाते जब हम सबसे एटमॉस्फेयर की सबसे टॉप लेयर पे पहुंच जाते हैं तो ग्रेविटी जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इसलिए जो हीलियम, हाइड्रोजन है बहुत लाइट गैसेज होती है, तो ये फ्लोट करती हैं। ये एज होता है एटमॉस्फेयर का, यानी कि एज यानी कि अब लास्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वेदर और क्लाइमेट को इफेक्ट करने में और उनका प्रोसेस पूरा कैरी करने में। एटमॉस्फेरिक वाइटल रोल इन द अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रोसेस। पूरा का पूरा एटमॉस्फेरिक प्रोसेस जो होता है उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है कौन? एग्जॉस्फेयर वाली जो लेयर है वो। ठीक है, इतना समझ में आया? एक बार वो आइनोस्फेयर भी समझते हैं हमने क्या देखा। देखो, आइनोस्फेयर क्या होता है? आइनोस्फेयर और थर्मोस्फेयर में ही आता है। एक पार्ट होता है, एक रीजन होता है जिसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अभी आप आयंस अगर समझते हैं तो वही आयंस से ही मिलके बना आइनोस्फेयर। चार्ज पार्टिकल्स कुछ अर्थ में होते हैं, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल चार्जेस। ठीक है, वो सारे जो कलेक्शन होता है वो कहाँ होते हैं? आइनोस्फेयर में होता है। बेसिकली वो एक रीजन बन जाता है चार्ज पार्टिकल्स का, उन्हें हम आइनोस्फेयर बोल देते हैं। और वो आइनोस्फेयर कहाँ प्रेजेंट है? थर्मोस्फेयर में प्रेजेंट है। अच्छा, एक और चीज है ऑरोरा। अरोरा एक ब्यूटीफुल डिस्प्ले होता है, मतलब कलरफुल लाइट्स का डिस्प्ले होता है अरोरा, जो कि स्काई में हमें देखने को मिलता है। मेजरली ये नॉर्थ और साउथ पोल्स में देखने को मिलता है। अच्छा, ये होता क्या है? जब सन से सोलार विंड्स आती हैं, ठीक है, तो जो सोलार विंड्स आती हैं वो बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स के फॉर्म में आती हैं। जब वो अर्थ में आती हैं तो अर्थ में जो एटमॉस्फेयर होता है उसकी जो गैसेस होती हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सारी वो उन टाइनी पार्टिकल से कोलैप्स करती हैं। जैसे कि ये सन से टाइनी पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है, बेसिकली इन टाइनी पार्टिकल्स को ये कौन से फॉर्म में आती हैं? सोलार विंड्स की फॉर्म में आती हैं। और ये टाइनी पार्टिकल कोलैप्स करती हैं किसके साथ? जो गैसेस होती हैं। गैसेस किस में प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो वो जितनी भी गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं उनके साथ कोलैप्स करती हैं, और वो कोलिजन से, टाइनी पार्टिकल्स और उन गैसेस के कोलिजन से हमें एक कलरफुल सी लाइट देखने को मिलती है स्काई में, बेसिक ज्यादातर नॉर्थ और साउथ पोल में। और ये सारी चीजें होती कहां पर है? थर्मोस्फेयर में होती हैं। बेसिकली जो अरोरा का फॉर्मेशन है, डिस्प्ले ऑफ लाइट्स, जो भी लाइट्स का फॉर्मेशन है वो हो कहां रहा है? थर्मोस्फेयर में हो रहा है। आपको ये समझ में आ गया कि ये कैसे फॉर्म होती हैं?
बस। और ये हो कहाँ रहा है, थर्मोस्फेयर में हो रहा है। एक बार आप देख लीजिए कि कैसी दिखती हैं। तो ये कुछ ऐसा ब्यूटीफुल सा पैटर्न देखने को मिलता है हमें। नॉर्थ और साउथ पोल में ये ज्यादातर होती हैं, और ये कौन सी लेयर में हो रही है, थर्मोस्फेयर में हो रही है। बस इतना सा याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट, जो आइनोस्फेयर और थर्मोस्फेयर ऑरोरा दोनों चीजें किसमें हो रही है, थर्मोस्फेयर में। तो आज हमने सारी की सारी लेयर्स पढ़ ली एटमॉस्फेयर की, उसका स्ट्रक्चर देख लिया, कंपोजिशन देख लिया, और उसकी इंपॉर्टेंस देख ली। अब अगले से हमने एटमॉस्फेयर कंप्लीट करा, अब हम क्लाइमेट कंप्लीट करेंगे। या आप सब जानते हैं कि ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है। ऑब्वियसली सोशल साइंस के जो चैप्टर्स होते हैं वो थोड़ी से लेंदी होते हैं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हम आपको थोड़ा सा ऊपर तक लेके जाते हैं। तो इसीलिए हम कुछ पार्ट्स में वीडियोस को बनाएंगे। अभी आपको क्या करना है, जैसे आपने वीडियो देख लिया, तो आपको एक बार जो आपकी, अगर आपके पास बुक है, अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी है तो आप एक बार उसको थॉरोली रीड कर लीजिए, ठीक है। मतलब जो भी आज तक पढ़ा है, जैसे आज हमने एटमॉस्फेयर तक पढ़ लिया, तो आप एक बार उसे रीड कर लीजिए। और अगर कुछ छोटे मोटे बॉक्सेस में कुछ फैक्ट्स गिवन है तो उन्हें रीड कर लीजिए, ताकि जब आप नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, नेक्स्ट पार्ट जब हम पढ़ेंगे, तो आपका जो पिछला पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट पार्ट में हम आप सब जानते हैं कि जब भी हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं तो पहले का पार्ट एक बार रिवाइज करते हैं, तो रिवीजन हो जाएगा। तो मतलब इससे आपका चैप्टर डे बाय डे स्ट्रांग होता जाएगा। इतनी बात समझ में आई। फिर हम धीरे धीरे आगे सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर चलेंगे। पर अभी आपका सिर्फ और सिर्फ ये गोल होना चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, आपको नंबर्स के पीछे नहीं भागना है। जब आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे ना पढ़ाई करने में, तो नंबर्स खुद आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आ रहे हैं। ये समझ आया? So this is it from my side. I hope you like the video. Do like, share and subscribe the channel. आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ही हम अमेजिंग कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। तो आपको फटाफट से और सबसे अर्लीस्ट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो उससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।